इस पृथ्वी के सारे बड़े महासागर आपकी स्क्रीन पर हैं। क्विकली देख लें इनको। तो एज यू कैन सी हियर, ये हैं अटलांटिक ओशियन, ये हैं आर्टिक ओशियन, ये हैं सदर्न ओशियन, यहाँ पर हैं इंडियन ओशियन और यहाँ पर हैं पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो है वो यहाँ पर भी हैं ऑफ कोर्स। तो कितने सारे अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के साथ, देशों की बात नहीं कर रहे हैं हम, बात करें कॉन्टिनेंट्स की, तो नॉर्थ अमेरिका के साथ पैसिफिक ओशन अपनी बॉर्डर शेयर करता है। फिर साउथ अमेरिका है, यहाँ पर अगर हम आ जाए तो एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है। और इंडियन ओशन की बात करें तो एशिया है, अफ्रीका है और ऑस्ट्रेलिया। अब इंडो पैसिफिक के बारे में हमने इससे पहले भी काफ़ी सारी डिस्कशन ऑलरेडी कर ली है। मैं रेगुलर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ। आपको पता है कि इंडो पैसिफिक जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, कितनी पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है, ग्लोबल जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन क्या है, कितना ट्रेड यहाँ पर होता है, ये सारी चीज़ें। इंडो पैसिफिक को लेकर कुछ समय पहले यूएसए ने अपना जो एक स्ट्रेटेजिक पेपर है वो रिलीज किया है। आज हम उसको थरोली एनालाइज करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि क्या क्या खामियां हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है इस यूएसए के स्ट्रेटेजिक पेपर में। दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मावानी। आज 23 फरवरी 2022 है। वेलकम टू एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस ऑफ क्यूरियसली एजुकेशन। ये यूएस इंडो पैसिफिक के अलावा दूसरे दो टॉपिक्स जो हैं वो हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में जो इश्यू चल रहा है, इसका एक लेटेस्ट पॉइंट सामने आया है। रशिया ने एक स्टैंड लिया है एंड ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन यहाँ पर अब बनती जा रही है। और नेक्स्ट जो है, मुंबई नीड्स टू अपग्रेड नाउ, बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। यू कैन कनेक्ट विथ मी वाया सोशल मीडिया। ये है मेरा इंस्टा, फेसबुक और ट्विटर का अकाउंट। आज के लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। डू चेक आउट माई मोटिवेशनल पॉडकास्ट। इसका नाम है क्यूरियसली फॉरएवर। ये सभी बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर अवेलेबल है। डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट। और आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज शेयर दिस लेक्चर विद अदर पीपल। मिस्टर बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने हाल ही में अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो है इसको रिलीज किया है और पूरी दुनिया जानती है। आई एम श्योर रेगुलर स्टूडेंट्स यू नो द फैक्ट कि चाइना अब जो है वो यूएसए का नंबर 1 एनिमी बन चुका है। व्हेन आई से एनिमी, आई मीन टू से कि नंबर 1 चैलेंजर अगर कोई है तो दैट इज चाइना। कभी भी चाइना जो है वो यूएसए को नीचे उतार कर जो मेन एक कुर्सी है, दुनिया की सबसे बड़ी जो हाई टेबल है, दुनिया का सबसे बड़ा एक स्ट्रॉन्ग नेशन जो है वो चाइना बनने की कगार पर है। और यूएसए की सिचुएशन वो बूढ़े शेर की तरह है कि एक समय पर उसका राज था, लेकिन आज उम्र हो चुकी है और धीरे धीरे वो गिरता जा रहा है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो चली जा रही है। और अब जो यूएसए के प्रेसिडेंट आए हैं और उन्होंने जो एक इंडो पैसिफिक को लेकर जो एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, इससे क्लियरली ये एक बुढ़ापा जो है यूएसए का वो नजर आता है। Joe Biden is the third successive US president to commit to shifting America's primary strategic focus to the Indo-Pacific. ये तीसरे ऐसे प्रेसिडेंट है यूएसए के जिन्होंने इंडो पैसिफिक को एक स्ट्रेटेजिक फोकस देने की कोशिश की है। ये थर्ड ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन है। अब यूएसए जो है वो इंडो पैसिफिक के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो यूएसए का ध्यान भटका रहे हैं कि यूएसए जो है वो इंडो पैसिफिक के ऊपर इतना अच्छा फोकस इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि बीच में ये यूक्रेन वाली क्राइसिस जो है वो एक बहुत बड़ा शेप ले रही है, एक बहुत बड़ा फॉर्म ले रही है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अब ये जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया है 11 फरवरी को, व्हाइट हाउस ने इसको रिलीज किया। इसका नाम है इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट जो है उसको अगर कोई पढ़े तो मीन्स क्लियरली पता चल जाता है कि ये डॉक्यूमेंट हड़बड़ी में रिलीज किया गया है। इस डॉक्यूमेंट में यूएसए का स्टैंड क्या होगा इंडो पैसिफिक को लेकर, इसके ऊपर इतनी कोई खास क्लैरिटी जो है वो यूएसए ने नहीं दी है। एक बड़ी बड़ी जो कहते हैं ना बीटिंग अराउंड द बुश, कि आप टू द पॉइंट क्रिस्टल क्लियर नहीं है, आप बड़े बड़े एक बिग पिक्चर देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पता चल जाता है कि कॉन्फिडेंस जो है वो नज़र नहीं आता है। यही चीज़ जो है वो यूरोप के बेगे पार्डन यूएसए के इस डॉक्यूमेंट में हमें नज़र आती है। अब जो बाइडन से पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो था मिस्टर ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन। एंड हम जानते हैं कि मिस्टर ट्रंप जो है वो मीन्स दिल की बात जो है वो बेझिझक होकर बोल देते थे, और कई बार तो ऐसा होता था कि उनके द्वारा बोले गए शब्दों की वजह से भी इश्यूज क्रिएट होते थे। बट एनीवे, उनके द्वारा या फिर उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उनके द्वारा जो
ये स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क उन्होंने बनाया था, यूनाइटेड स्टेट्स स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर द इंडो पैसिफिक, ये काफ़ी रोबस्ट था, ये काफ़ी प्रिसाइज था। चाइना का नाम उसमें क्लियरली लिखा जाता था और क्या क्या चीज़ें चाइना कर रहा है, और हमें कैसे हमारे मित्र देशों के साथ मिलकर ये चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए, चाइना को कंट्रोल करना क्यों इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से अलग अलग एरियाज़ में चाइना मिसबिहेव कर रहा है और इंडो पैसिफिक का इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने क्लियरली लिखी थी। अब इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चला? क्योंकि जब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी बनाई तो इसको क्लासिफाइड रखा था, यानी कि इसको सीक्रेट रखा था, इसको दुनिया के सामने नहीं रखा था। गवर्नमेंट के लोगों को पता था एग्जैक्टली कि क्या क्या चीज़ें यूएसए करना चाहता है और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करना चाहता है, लेकिन जब यूएसए के ये जो प्रेसिडेंट हैं उनकी टर्म खत्म होने को आई, उस टाइम पर इस डॉक्यूमेंट को डी क्लासिफाई किया गया और तब हमें पता चला कि पूरी दुनिया को पता चला कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडो पैसिफिक को लेकर बहुत ही सीरियस था, बहुत ही फोकस था। अब जो बाइडेन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो डॉक्यूमेंट निकाला है, ये एक वोटर्ड डाउन वर्जन है। वोटर्ड डाउन यानी कि एक लाइट वर्जन है। मेन पॉइंट्स यहां पर नजर नहीं आ रहे, मेन पॉइंट्स जो है वो हटा दिए गए हैं। तो डी क्लासिफाई जो है वो क्यों किया? डी क्लासिफाई इसलिए किया, दुनिया के सामने ओपन इसलिए रखा ताकि जो नया एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसको पता चले कि उनको जो एक डॉक्यूमेंट दिया गया है या फिर जो पहले जो सरकार थी, एडमिनिस्ट्रेशन था, उनकी जो स्ट्रेटेजी है ये बहुत ही कोहेरेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव है, रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी है। और यही आशा की जाती है कि देश के हित को और दुनिया के हित को ध्यान में रखते हुए जो नया एडमिनिस्ट्रेशन आएगा वो यही सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फॉलो करेगा। लेकिन यह ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। मिस्टर बाइडेन thus far has not made his long anticipated China strategy speech to lay out the administration's approach to a country that is a military, economic and technological challenge on a scale that the US has not seen before. ये ड्रैगन जो है, चाइनीज ड्रैगन, ये बड़ा होता जा रहा है, फायर स्पिटिंग ड्रैगन बन चुका है ये, और मिलिट्री वाइज चाइना आज बहुत ही ताकतवर बनता जा रहा है, इकोनॉमिक वाइज बहुत ही ताकतवर बनता जा रहा है, और टेक्नोलॉजी वाइज भी चाइना जो है वो बहुत ही ताकतवर बनता जा रहा है। और यूएसएसआर के साथ जो कंपटीशन थी यूएसए की एक समय पर, कोल्ड वॉर के टाइम पर, शीत युद्ध के टाइम पर, उस टाइम पर इतनी टफ कंपटीशन जो है, मीन्स यूएसएसआर जो है वो इतना टफ नहीं था जितना आज चाइना जो है वो टफ बन चुका है। यूएसए के पास इस प्रकार का कंपटीशन, इस प्रकार का थ्रेट हैंडल करने की कैपेसिटी नहीं है, ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि चाइना एक्सपांड होते जा रहा है और यूएसए जो है वो सिकुड़ते जा रहा है। अब जो कहता है ना कि इफ यू वांट टू अचीव समथिंग, तो आपको अपने गोल्स जो हैं वो क्लियरली सेट करने चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं तो फिर क्या मतलब। एक कोट भी मैंने इसके ऊपर शेयर किया था कि कितनी भी हवाएं क्यों ना चल रही हो, राइट, अगर एक जो ट्रैवलर हैं, व्हेन आई से ट्रैवलर आई मीन टू से कि एक सेलर जो है, जो अपनी बोट लेकर निकला है, तो अगर उसको पता ही नहीं है कि कौन से पोर्ट पर जाना है, तो हवाएं किसी भी दिशा में क्यों ना जा रही, उसके काम की ये हवाएं नहीं रहती। इन द सेम वे, अगर यूएसए को पता ही नहीं है कि वो चाइना के साथ कैसे डील करना चाहता है या फिर इंडो पैसिफिक को लेकर अगर वो क्लियर नहीं है आज भी, तो फिर वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएगा। और ये क्लियरली नजर आता है, क्योंकि देखिए कितनी सॉफ्ट बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। क्या ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू चेंज द पीआरसी, दैट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, बट टू शेप द स्ट्रेटेजिक एनवायरमेंट इन विच इट ऑपरेट्स। कि हम पीआरसी को चेंज करना नहीं चाहते, हम तो जिस स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट में पीआरसी ऑपरेट करता है उसको बदलना चाहते हैं। ये बहुत ही एक सॉफ्ट स्टेटमेंट है। अगर आपको किसी चीज को, इट्स लाइक कि आपकी बॉडी में कहीं पर पेन है तो आप ये कहेंगे कि मैं ये पेन को हटाना नहीं चाहूंगा, मैं तो पूरा बॉडी जो है उसको चेंज करना चाहूंगा। तो ये दिस इज नॉट मेकिंग एनी लॉजिक। इसके अलावा अब देखिए, रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन, तो उनके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया जो बाइडेन ने, दैट इज किलर। उन्होंने ये कहा कि पुतिन इज ए किलर। और यूक्रेन में जो रशिया कर रहा है या फिर करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके लिए जो शब्द का इस्तेमाल किया, दैट इज एग्रेशन। उन्होंने ये कहा कि ये एग्रेसिव बिहेवियर है, दिस इज ए डेंजरस बिहेवियर, ये सारी चीजों की बात की। और भारत और चाइना के बीच में जो चीजें चल रही हैं, तो उसको एग्रेशन का नाम नहीं दिया। देखिए उनके शब्द कैसे हैं,
the conflict along the line of actual control with conflict, right? When you say conflict, it means कि दोनों का कुछ ना कुछ इसमें इश्यू, दोनों का कुछ ना कुछ कसूर है, दोनों का दोनों ने कोशिश की है या फिर दोनों की वजह से ये इश्यू हो रहा है. दैट इज समथिंग दैट वी कैन कॉल कॉन्फ्लिक्ट. एग्रेशन का मतलब क्या है कि एक देश जो है वो ज्यादा एग्रेसिव बनकर दूसरे देश को कंट्रोल करने की या फिर उसको डराने की कोशिश कर रहा है. तो दैट इज समथिंग दैट वी कैन कॉल एग्रेशन. तो रशिया और यूक्रेन के बीच में क्लियरली रशिया जो है वो एग्रेसिव नजर आ रहा है. और भारत और चाइना के बीच में क्या है, हमने ये स्टार्ट किया था, स्टार्ट चाइना ने किया. तो क्यों ये डबल स्टैंडर्ड, चाइना को लेकर इतना सॉफ्ट क्यों बिहेव कर रहा है यूएस एडमिनिस्ट्रेशन? मिस्टर बाइडेन हैज नॉट uttered a word on a bigger military build-up by China along the Himalayas. हिमालयाज के, हमने, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैंने ये शब्द का ये वर्ड्स आपको कहे थे कि पूरा जो LAC वाला रीजन है वहां पर चाइना ने बिल्डअप किया है, मिलिट्री बिल्डअप चाइना ने कर लिया है कि वहां पर अपने टैंक्स और ये सारी चीजें उन्होंने लगा दी है. तो पूरे रीजन, अब रशिया और यूक्रेन अभी हम देखने वाले हैं उस रीजन को भी, तो वहां पर अगर ट्रूप्स गैदर होते हैं तो एग्रेशन और ये सारी चीजें, और यहां पर हो रहा है तो ऐसा नहीं. और याद रखिए भारत जो है वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है. तो राइट टाइम पर अगर आप राइट शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, राइट पोस्चर नहीं दिखाएंगे, तो फिर होगा ये कि आपके ऊपर भरोसा जो है वो दूसरे देशों का उठ जाएगा. और अगर चाइना जैसा देश, चलो भारत का छोड़ दो, लेकिन दूसरे देशों का अगर भरोसा जीतने में कामयाब हो गया तो ये सारा पावर जो है वो धीरे धीरे यूएसए के हाथों से जो स्लिप हो रहा है वक्त की तरह, वो स्लिप होता जाएगा. और फिर फाइनली जो है वो चाइना दुनिया पर राज करेगा. एंड देन यू कैन इमेजिन, अब आई एम नॉट सेइंग कि यूएसए के राज में बेस्ट चीज़ें हो रही थी, राइट? यूएसए ने भी बहुत सारी गलत चीज़ें की हैं, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन कुछ तो शर्म थी, कुछ तो लिमिट थी. अब चाइना टॉप टेबल पर बैठ जाएगा तो आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें वो करेगा दुनिया के अलग अलग कोनों में, एंड हाउ इट्स गोइंग टू अफेक्ट ह्यूमैनिटी. तो सोच कर भी ऐसा डर लगता है. और अफसोस की बात है कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक और लाइक माइंडेड देशों को एक साथ मिलकर एक प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, और यहाँ पर सॉफ्ट स्पोकन सॉफ्ट वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है यूएसए, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, आईबॉल टू आईबॉल, पायोनियर का ये आर्टिकल है. रशिया ने टोटल 150,000 ट्रुप्स जो हैं वो डिप्लॉय किए हैं, ये जो यूक्रेन के साथ उनकी बॉर्डर है उस पर. और एक बात बताऊं, ये जो दोनियत्स्क और लुहांस्क नाम का जो रीजन है, इसके बारे में पता है व्लादिमीर पुतिन ने लेटेस्ट जो स्टेटमेंट दिया है, लेटेस्ट स्टैंड उनका क्या है? पीपल्स रिपब्लिक ऑफ दोनियत्स्क एंड लुहांस्क. पीपल्स रिपब्लिक यानी कि ये लुहांस्क एरिया एक अलग देश है, दोनियत्स्क एरिया अलग देश है. रिपब्लिक शब्द का इस्तेमाल किया इसलिए. तो क्या अब रशिया ये कह रहा है कि ये, जैसे क्रीमिया वाला पोर्शन आपको पता है 2014 में क्रीमिया जो है वो हड़प लिया था. आप सोच रहे होंगे कि ये सारे एरियाज कहां पर हैं, हमें देखने हैं. तो दिस इज द एरिया दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. चलिए सबसे पहले तो ये देख लीजिए, ये 2014 में, ये जहां पर मैं लिख रहा हूं 2014, तो ये क्रीमिया वाला पोर्शन है. 2014 में रशिया ने इस क्रीमिया पोर्शन को हड़प लिया और अपने साथ, अपने देश के साथ मिला दिया. रिमेंबर, रशिया के पास जमीन की कोई कमी नहीं है. दुनिया का सबसे बड़ा देश इन टर्म्स ऑफ लैंड अगर कोई देश है तो दैट इज रशिया. और फिर भी छोटे छोटे टुकड़े जो हैं वो अलग अलग देशों से हड़पना चाहता है. तो दिस इज वेरी स्ट्रेंज. एनीवे, अब 2014 में ये चीज हड़प ली. अब यहां पर जो लुहांस्क और दोनियत्स्क एरिया आप देख रहे हैं, तो यहां पर रशिया ये कह रहा है कि ये पूरे जो रीजन्स हैं ये रिपब्लिक हैं. और रशिया ने ये भी कहा, व्हेन आई से रशिया आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टर पुतिन, पुतिन ने ये कहा कि ये यूक्रेन जो है ना, ये एक कठपुतली टाइप स्टेट है, ये हमेशा एक पपेट स्टेट रहा है वेस्टर्न वर्ल्ड का, खास करके यूएसए का. तो यूएसए जो कहता है वही चीज़ ये करते रहता है. तो ये कभी भी इंडिपेंडेंट वैसे भी था ही नहीं, राइट? क्या आज़ादी और क्या इंडिपेंडेंस, आप पहले से ही गुलाम थे. ऐसा रवैया जो है वो मिस्टर पुतिन दिखा रहे हैं यहाँ पर. और उन्होंने खुद ने ही कह दिया कि ये जो दो रीजन्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, राइट? ये यूक्रेन के पार्ट नहीं है. तो समझ रहे हैं क्या सिग्नल भेजा है रशिया ने यहाँ पर कि एग्रेशन जो है वो तो ऐसा ही मेंटेन रहेगा, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि ये हमारा इलाका है, ये यूएसए का इलाका नहीं है.
और एक प्रकार से वेस्टर्न वर्ल्ड को एक क्लियर सिग्नल देना चाहता है रशिया यहाँ पर कि किसी भी प्रकार का नॉनसेंस जो है वो रशिया एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। इट विल नॉट टॉलरेट, इट विल नॉट एक्सेप्ट एनी नॉनसेंस। यहाँ पर हमारे बैकयार्ड में कुछ किया तो फिर आप जो हैं मीन्स समझ लीजिए कि वी विल गो फुल फ्लेज। ये सिग्नल दे रहा है रशिया। अब इस चीज पर ये जो शब्दों का इस्तेमाल किया है और जो रिपब्लिक्स, राइट, पीपल्स रिपब्लिक्स ऑफ लुहांस्क एंड दोनेत्स्क जो कहा है, तो अब यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की एक मीटिंग होगी और इस मीटिंग में ये जो पुतिन साहब ने जो शब्द किए हैं इसके ऊपर क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन होगी। दैट्स इट। कोई एक्शन तो यूनाइटेड नेशंस का ये जो सिक्योरिटी काउंसिल है जिसको हम यूएनएससी हैं, ये किसी भी प्रकार की एक्शन नहीं ले पाएगा क्योंकि रशिया के पास भी वीटो पावर है। टू बी ऑनेस्ट, ये जो यूएनएससी है ना, अब एग्जामिनेशन में आप इन शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, और इंटरव्यू में भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिएगा। बट आई मस्ट बी एज फ्रैंक एज पॉसिबल, मुझे प्रिसाइसली ही बात करनी पड़ेगी आपके साथ। दुनिया के सबसे बड़े गैंगस्टर्स को अगर आपको देखना है तो दैट इज इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यू विल बी शॉक्ड कि मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, बट अगर आप इनकी हरकतों को देखिए तो आपको यह महसूस हो जाएगा कि इनसे बड़े गैंगस्टर्स है ना कोई भी नहीं है। अब एक लॉजिकल बात हम समझे कि एक देश दूसरे देश के ऊपर एग्रेशन दिखा रहा है, रशिया जो है वो मनमानी कर रहा है, लेकिन वो मनमानी इसलिए कर सकता है क्योंकि उसके पास वीटो पावर है। अब रशिया की पॉपुलेशन ही क्या है, भारत की पॉपुलेशन देखिए, दुनिया के 17-18%, लेट्स से रफली 18% दुनिया की पॉपुलेशन को हमारा देश रिप्रेजेंट करता है। जब पीस कीपिंग फोर्स की बात आती है तो हमारे सोल्जर्स को हम दुनिया के अलग अलग देशों में भेजते हैं, टफ सिचुएशन में वहां पर भेजते हैं, राइट। ग्लोबल लेवल पर भी हम रोल प्ले करते हैं, वैक्सीन को भी पहुंचाने के लिए दूसरे देशों की, मीन्स वैक्सीन में भी मदद कर रहे हैं दूसरे देशों की, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। यू कैन नो आई कैन गो ऑन, लाइक क्लाइमेट चेंज में हमारा एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन और रोल है। फिर भी भारत जैसा देश जो है वो यूएनएससी का पार्ट नहीं है। और ये यूएनएससी, मैंने आपको एक प्रश्न भी पूछा था और वही प्रश्न को आज फिर से मैंने रिपीट भी किया है क्योंकि मुझे कुछ ही आंसर्स कल रात तक पढ़ने को मिले थे। तो आई वॉन्ट यू गाइज के टेक दिस सीरियसली, और फिर वरना ये जो आंसर राइटिंग है, मैं पर्सनली कुछ 4-5 स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो हर रोज आंसर्स लिखते हैं, तो आई कैन डायरेक्टली सेंड इट टू देम, राइट। उनको इंस्टा, फेसबुक या ट्विटर पर क्वेश्चंस भेजता रहूंगा और वो फिर मुझे आंसर्स देते रहेंगे। आई विल गो थ्रू देयर आंसर्स एंड विल डिस्कस इट ओवर देयर। तो अगर आपको जेन्युइनली इसमें पार्ट लेना है देन डू लेट मी नो, वरना फिर इसको ड्रॉप कर देते हैं। इतनी मेहनत करने की फिर कोई ज़रूरत नहीं है, इज़न्ट इट। तो यूएनएससी जो है, आई वाज टॉकिंग अबाउट कि यूएनएससी का बिहेवियर देखिए कि एक देश के पास वीटो पावर है तो वो जो चाहे वो कर पाएगा। अब पाकिस्तान मिसबिहेव करता है और उसके खिलाफ कुछ टेररिज्म की बातचीत आती है तो चाइना आकर उसको बचा लेता है, और उस टाइम पर बाकी के 4 देश जो हैं वो ये कहते रहते हैं जिनके पास वीटो पावर है, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। बाकी के जो 10 देश नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, यहाँ पर सिर्फ मुझे तो लगता है सिर्फ पेपर वर्क ही होता है, रियल एक्शन जो है वो होती ही नहीं है। यूएसए ने इराक पर हमला कर दिया, राइट। सदाम हुसैन के पास न्यूक्लियर वेपन्स है ऐसा कह के यूके और यूएसए ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और फिर सारी चीज़ें खत्म हो गई, एक देश को बर्बाद कर दिया, और उसके बाद कहते हैं वी आर रियली सॉरी, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके फेलियर की वजह से ये एक गड़बड़ हो गई। मीन्स किसने आपको ये अधिकार दिया कि आप बिना पूछे किसी के ऊपर अटैक कर दें और जब चाहे तब आप छोड़कर चले जाएं? और आपके साथ कुछ गलत होता है तो फिर मीन्स इंटरेस्टिंग चीज, मीन्स गलत हो, मीन्स देखिए रशिया को जो करना है वो कर लेगा, कुछ हो पाएगा? दुनिया की ये जो बॉडी है यूएनएससी जो है वो कुछ भी नहीं कर पाएगी इसको, आप देखिएगा। और ऐसा मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि यूएनएससी का परमानेंट मेंबर कितना भी मिसबिहेव कर ले उसको सब छूट है, क्योंकि एंड ऑफ द डे ये सारे गैंगस्टर्स जो हैं, एक जो कार्टेल चलाया जाता है, तो आप हम देखते हैं कि यार 2 गैंग्स क्यों हैं, एक ही गैंग होनी चाहिए ना। मीन्स एक इस भाई की गैंग और उस भाई की गैंग, लेकिन दोनों गैंग्स जो हैं वो एक दूसरे को रिस्पेक्ट और एक दूसरे के साथ कंपटीशन है।
लेकिन दोनों जो हैं वो अपने अपने एरिया में रहते हैं, और पुलिस के खिलाफ अगर कोई एक्शन लेनी होती है तो ये सारी गैंग जो है वो मिलकर काम करती हैं। सेम थिंग गोज विद दिस यूएनएससी। जब भारत कहता है कि हमें परमानेंट मेंबरशिप दीजिए, हमें भी वीटो पावर हमें मिलना चाहिए, तो ये पांचों देश जो जानी दुश्मन नजर आते हैं, बेसिकली ऐसा ग्रुप बन गया है। एक तरफ है फ्रांस, एक तरफ है यूएसए, और एक तरफ है यूके, और फिर चाइना है और रशिया है। जब भारत या फिर कोई दूसरा देश कहता है कि भाई हमें परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, तो ये पांचों देश जो हैं वो एक साथ, इट्स लाइक पांच पांडव बन जाते हैं कि हम तो सगे भाई हैं, लेकिन नॉर्मल टाइम्स में एक दूसरे के साथ इश्यूज चलते रहते हैं। सोचिए, अफ्रीका दुनिया का सेकंड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट है, और पूरे अफ्रीका में से एक भी देश ऐसा नहीं है जो यूएनएससी का मेंबर हो, इन द सेंस कि वीटो पावर वाला मेंबर हो। तो ये एक बहुत ही पुरानी संस्था जो है वो आज के चैलेंजेस को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। बार बार ये संस्था फेल हो रही है, फिर भी पता नहीं क्यों इसको चलाया ही जा रहा है, और कोई इसको एडिट करना नहीं चाहता। एडिट के ऊपर इतना जोर, मैं तो कहूँगा कि अगर दुनिया के दूसरे देश जो है ना वो ऐसी मीटिंग्स में ही जाना छोड़ दें, तब इनको पता चलेगा। मीन्स इनकी दादागिरी जो है वो अब ख़त्म होनी चाहिए। अब ये जो यूक्रेन जो मिसबिहेव कर रहा है उसकी इम्पैक्ट हमारे देश पर भी हो रही है। इकोनॉमिकल जो फाइनेंशियल एनालिसिस वाला वीडियो है उसमें हमने देखा था कि ये एग्रेशन की इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगी, और सिर्फ हमारे देश में नहीं, दुनिया भर में ये चीज़ हमें देखने को मिलेगी। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है इसके ऊपर एक इम्पैक्ट आएगी। और व्लादिमीर पुतिन ये कह रहे हैं कि ये लोग 1,50,000 जो ट्रूप्स है ना वो पीस कीपिंग ट्रूप्स है। मीन्स दिस इज नॉनसेंस। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी ये शब्द का इस्तेमाल किया कि ये नॉनसेंस है, यू आर यूजिंग द वर्ड पीस कीपिंग ट्रूप्स। ये सारे इश्यूज में आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है इनका नाम है वोल्दोमीर ज़ेलेंस्की, और ज़ेलेंस्की साहब जो हैं ये हिम्मत वाले हैं, राइट। उन्होंने ये कहा कि हम किसी से डरते नहीं हैं और हम किसी से डरेंगे नहीं, झुकेगा नहीं ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट उन्होंने दिया है। बट इट्स ए सीरियस मैटर। एक देश के बारे में सोचिए कि उनका भविष्य क्या, कि कभी भी ऐसे एक एग्रेसिव नेबर के साथ, अब उनको तो एक लॉन्ग टर्म के लिए इनके साथ ही रहना है, रशिया के साथ। इट्स अ डेंजरस थिंग। और अल्टीमेटली पुतिन जो है वो क्या करना चाहते हैं, जो मैंने बताया कि यहाँ पर हमारे बैकयार्ड में नेटो नहीं आना चाहिए, यूक्रेन कभी नेटो का पार्ट न बने, और हमारे बैकयार्ड में आप मिसबिहेव नहीं करेंगे, यही उनका अल्टीमेट गोल है। और शर्म की बात है कि भारत जो खुद एग्रेशन का शिकार है, चाइना जिस पर एग्रेशन कर रहा है, यही देश भारत जो है ये जब रशिया यूक्रेन के ऊपर एग्रेशन कर रहा है तो चुप बैठा हुआ है। दिस इज ए मैटर ऑफ शेम फॉर अस। जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी होनी चाहिए, भले ही हमारे रशिया के साथ अच्छा रिलेशन हो, लेकिन जो सत्य बात है वो विदुर की तरह हमें बोलनी चाहिए, लेकिन वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग अबाउट इट एट ऑल। तो ये शर्म की बात है हमारे लिए। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर आपकी स्क्रीन पर है, राइट, एज यू कैन सी हियर। आपको पता चल ही गया होगा, दिस इज मुंबई। आज से 13 साल पहले मुंबई में क्या हुआ था, 26/11, राइट। ये टेरर अटैक हुआ था। 10 लश्कर तोयबा के टेररिस्ट पानी के रास्ते से मुंबई पहुंच गए, हमारे देश पहुंच गए, और 60 आवर्स तक ये अटैक चला। 60 आवर्स यानी कि 2.5 दिन तक ये अटैक चला। जहां तक मेरी समझ है, जहां तक मुझे पता है, दुनिया में कभी भी इतना लंबा टेरर अटैक जो है वो किसी देश पर नहीं हुआ है, किसी सिटी में नहीं हुआ है। 2.5 दिन तक ये टेरर अटैक जो है वो चलता रहा। और टोटल अलग अलग आंकड़े हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुझे आंकड़ा मिला था 166 का, लेकिन जो लेटेस्ट आंकड़ा मुझे मिला है, मैंने कंपेयर करने की भी कोशिश की, तो एनीवे लेट्स से कि 175 लोगों की मृत्यु हुई और 300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए। और साइकोलॉजिकल डैमेज जो लोगों का हुआ है उसको तो हम कैलकुलेट करते ही नहीं हैं। तो ये अटैक जब हुआ उसके तुरंत बाद एक राम प्रधान कमेटी का गठन किया गया था। बहुत कम लोगों को इस कमेटी का नाम पता होगा, मैं चाहता हूं कि आप इसको याद रखिए, राम प्रधान कमेटी। राम प्रधान कमेटी को 2 लक्ष्य दिए गए। नंबर 1, ये ढूंढना था कि ये अटैक हुआ क्यों, कैसे ये अटैक हुआ, कैसे हम इसको नहीं रोक पाए, कौन कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से ये अटैक हुआ, इसको हम रोक क्यों नहीं पाए, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे कौन सी चीजें हम कर सकते हैं जिससे इस प्रकार का अटैक जो है वो फ्यूचर में हमारे देश पर ना हो। कमेटी ने अपना रिपोर्ट शेयर किया, और देखिए बड़ा डिबैकल, बड़ा फेलियर। कम्युनिटी का ये जो
कमिटी हैं, उनका कहना यह था कि सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो हैं हमारी, इनके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो बिखर चुका है, प्रॉपर कम्युनिकेशन ही नहीं है, ब्लेम गेम चल रही थी। मैं थोड़ी और डिटेल्स दे रहा हूं आपको कि ये डिटेल्स हैं तो हम इनको नहीं देंगे, इनको देंगे, इनको क्यों दें, इनको चाहिए तो हमारे पास आ जाए, ये सारे ईगो इश्यूज और ये सारी चीज़ें, इस प्रकार के माहौल में हम जीते थे। और 26/11 के बाद जो है अब रिक्वायरमेंट हुई कि हम कुछ इसमें बदलाव लाएं। तो उसी टाइम पर 26/11 के बाद ये तय किया गया कि एक नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर हमें चाहिए। और दोस्तों इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो ये एक वीडियो अवेलेबल है क्यूरियसली फॉरएवर पर, तो इसको ज़रूर देखिएगा, अगर नहीं देखा है तो। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बार देखिएगा, देन यू विल रियलाइज कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो आपको इसके नेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, भारत को अपने पहले एनएमएससी मिले हैं, तो ये इनका काम क्या होगा एक्सेट्रा। और अनफॉर्चुनेटली 13 सालों के बाद, अभी ये एक हफ्ते पहले ही इनकी अपॉइंटमेंट हुई। आप सोचिए कितनी स्लो स्पीड में हम काम कर रहे हैं कि इतना बड़ा अटैक हो गया, अटैक के बाद तुरंत ही ये रिकमेंडेशन आया कि हमें एक एनएमएससी की ज़रूरत है, और 13 सालों के बाद हम एनएमएससी को अपॉइंट करते हैं, तो शर्म की बात है हमारे देश के लिए। अब मुंबई को एक अपग्रेड की आवश्यकता है। किस प्रकार के अपग्रेड की? राम प्रधान कमेटी ने एक दूसरा रिकमेंडेशन जो दिया था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो ये था कि मुंबई को हमें सीसीटीवी कैमरा से कवर करना पड़ेगा, ताकि हम इस प्रकार के टेरर अटैक के टाइम पर अच्छी तरीके से सर्वेलेंस कर सकें और अच्छा रिस्पॉन्स दे सकें। नॉर्मल टाइम में यही जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो क्राइम को रोकने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को रोकने के लिए, या फिर मेंटेन करने के लिए, नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम पर या फिर दूसरी इमरजेंसीज के टाइम पर इन सीसीटीवी कैमराज का हम इस्तेमाल जो है वो कर पाएंगे। और पता है कितने कैमराज मुंबई में इंस्टॉल हुए हैं? 5,000 कैमराज। दिस इज अ बिग नंबर, इजंट इट? दिस इज नॉट अ बिग नंबर। ये कुछ भी नहीं है। मुंबई जैसे बड़े शहर में, जो हमारे देश का फाइनेंशियल कैपिटल है, राइट, ऐसा शहर में सिर्फ 5,000 कैमराज जो हैं, इट्स पीनट्स, इट्स नथिंग एट ऑल। और ये डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो नेक्स्ट फेज है, अभी रिपोर्ट ये आई है कि नेक्स्ट फेज, सेकंड फेज जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और 5,000 सीसीटीवी कैमराज जो है वो और ऐड, तो लेट्स से लगभग टोटल मुंबई में 10,000 कैमराज होंगे। अब आप कहेंगे कि 10,000 इज इनफ, मीन्स 10,000 यानी कि 5 डिजिट में सीसीटीवी कैमराज, तो ये बहुत बड़ी बात है। दिस इज नॉट ए बड़ी बात। अब देखिए, सबसे पहली चीज तो हमें यह समझनी होगी कि अब जो क्राइम हो रहे हैं ना, ये क्राइम फेसलेस हो चुके हैं। चाहे ये टेररिज्म हो, एस्पियोनाज के क्राइम हो, ये सारी चीज़ें जो हैं, टेरर अटैक्स और साइबर सिक्योरिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। आज हमारे देश का जो दुश्मन है वो हमारे देश में भी बैठा हुआ होगा, एक कंप्यूटर ऑपरेट करके वो बहुत सारा डैमेज क्रिएट कर सकता है। जितना डैमेज जो है ये 10 आतंकवादी नहीं कर पाए, उतना डैमेज वो जो है कर सकता है। और अब जस्ट इमेजिन कीजिए, मुंबई में 2020 में एक पावर आउटेज हुआ था, मुंबई में लाइट चली गई थी, राइट, एक बड़े लेवल पर, और कहते हैं कि ये चाइनीज हैकर्स ने किया था। लेकिन आज भी हम इसको टेरर अटैक के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखते हैं। हम यही मानते हैं कि यहाँ पर लाइट चली गई थी, क्योंकि लाइट चली जाने की एक आदत है ना हमारे यहाँ पर, कि बिजली चली गई या फिर ब्लैकडाउन हो गया, तो हम तो यूज टू हैं इस चीज़ से, ऐसे ही बड़े हुए हैं, तो हम इसको टेरर अटैक नहीं मानते। लेकिन दिस वॉज अ टेरर अटैक। कितने करोड़ों रुपए का नुकसान कंप्यूटर के क्लिक से उन्होंने कर दिया। जस्ट इमेजिन, मुंबई जैसा फाइनेंशियल सिटी अगर बंद रहता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हमें एक सेकंड्स में, एक मिनट्स में देखने को मिलता है। यू कैन नॉट इमेजिन। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीर है, इनका नाम है लियोन पेनेटा। ये डिफेंस मिनिस्टर थे यूएसए के, और उन्होंने 2012 में कहा था, जो पर्ल हार्बर पर अटैक हुआ था विश्व युद्ध 2 के समय पर, उन्होंने कहा कि अब साइबर पर्ल हार्बर होंगे, यानी कि अब हमारे ऊपर जो अटैक्स होंगे वो इतने बड़े होंगे जितना पर्ल हार्बर पर हुआ था, उस प्रकार के अटैक्स साइबर वर्ल्ड में होंगे। और हमारे स्टेप्स जो हैं वो देखिए आप, हम कन्विक्शन रेट हमारे देश में, मुंबई जैसे शहर में साइबर क्राइम का कन्विक्शन रेट 4% जितना ही है। 2021 में 2883 साइबर क्राइम केसेस रिपोर्ट हुए, इसमें से सिर्फ 48 जो हैं वो हम डिटेक्ट कर पाए हैं। क्रिमिनल्स के पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट है, पुलिस के पास नॉलेज या फिर इसको लेकर जो एक ट्रेनिंग नॉलेज चाहिए वो नहीं है। अब इसके कंपैरिजन में आप दिल्ली को देखिए। अब साइबर क्राइम की बात के साथ साथ वी आर लुकिंग एट सीसीटीवी ऑल्सो।
दिसंबर 2021 में दिल्ली में 2.7 लाख सीसीटीवी कैमरास थे। ये लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, शंघाई और सिंगापुर से भी ज्यादा है। दुनिया का नंबर 1 सिटी विद द हाईएस्ट लेवल ऑफ सीसीटीवी कैमरा इज दिल्ली। लंदन जो है उसमें पर स्क्वायर माइल 1138 सीसीटीवी हैं। दिल्ली में 1826 कैमराज हैं। एंड यू नो व्हाट, दिल्ली जो है वो और 1,40,000 कैमरा ऐड करने वाला है सेकंड फेज में। तो मुंबई के जो 5,000 कैमराज हैं, इसलिए मैंने कहा था इट इज़ पीनट्स, इट इज़ नथिंग। तो दिल्ली के पास लगभग 4.25 लाख जितने सीसीटीवी कैमराज जो हैं वो आ जाएंगे। और ये सारी चीज़ें दिल्ली ने 7 सालों में की है। मुंबई में लगभग 14 साल हो गया 2013 से लेकर, ये जो नॉट 2013 सॉरी 13 ईयर्स ऑफ 2611 से लेकर अभी तक अगर हम देखें तो इतने साल हो गए। लेकिन स्टिल 10,000 कैमराज भी मीन्स 5,000 हैं और 5,000 ऐड होंगे। तो अगर मुंबई को अपना जो एक पोजीशन है इंडियाज फाइनेंशियल कैपिटल, सेफेस्ट सिटी फॉर विमेन एंड चिल्ड्रन, सिटी ऑफ ड्रीम्स, ये जो भी अलग अलग नाम है, ये नाम और ये खिताब अपने पास रखने हैं, तो सेफ्टी को लेकर एक नया लेवल क्रॉस करना होगा। और सभी बड़े शहरों को हमें साइबर वॉर और साइबर अटैक से बचाने के लिए अलग से यूनिट क्रिएट करने पड़ेंगे। ये जो आज भी हमारे पुलिसमैन जो हैं वो एक जो कहते हैं ना लकड़ी लेकर हमें नज़र आते हैं, दैट लकड़ी इज़ यूजलेस नाउ, उसकी डेट चली गई है। इट रिमाइंड्स मी ऑफ दिस स्टोरी ऑफ जापान एंड पोर्तुगीज, जब जापानीज एंड पोर्तुगीज, जब पोर्तुगीज लोग जो हैं वो जापान गए, तो जापान के लोग ये मानते थे कि उनकी जो एक तलवार होती है जिसको कटाना कहते हैं, तो वो ये मानते थे कि दुनिया में सबसे बेस्ट अगर कोई हथियार है तो वो कटाना है, कटाना से ऊपर कुछ नहीं है। ऐसे एक मान्यता थी जापान में, वो यही मानते थे दिस इज द बेस्ट, मीन्स इससे ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। पोर्तुगीज वहां पर गए और गन दिखाई कि ये देखिए दिस इज गन, आप दौड़कर आइए कटाना लेकर, मैं आपको एक गोली मारकर मार डालूंगा। तो जापानीज लोगों ने समझा कि ओके, अब दुनिया में इस प्रकार के वेपन्स आ चुके हैं, हमारे पास ये कटाना है और उन लोगों के पास जो चीज़ है बंदूक है। तो फिर कुछ महीनों के बाद जापान ने उस बंदूक की एक डुप्लीकेट बंदूक बनाई, और उसके कुछ महीनों के बाद जापान ने जो पोर्तुगीज की गन थी उससे भी एक अच्छी गन बनाई। तो दिस इज जापान। और हम यहाँ पर क्या करते हैं, जो पहले वुडन लकड़ी का इस्तेमाल करते थे पुलिस वाले, अब वो प्लास्टिक का करने लगे हैं। दैट्स इट। साइबर क्राइम और ये सारे जो चैलेंजेस हैं उनके लिए हम क्या करें, इट्स नॉट, आई एम नॉट जस्ट सेइंग कि पुलिसमैन का यहाँ पर कसूर है, आई एम टॉकिंग अबाउट सिस्टम, कि गवर्नमेंट जो है वो कि मीन्स जब इट्स मीन्स झूठ बोलने में शर्म भी नहीं आती क्या, कि जब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पर हम कहते हैं कि दुनिया के बेस्ट आईटी के टैलेंट जो हैं वो हमारे देश में हैं, और हमारे सुंदर पिचाई गूगल जैसी कंपनी को हैंडल करते हैं, और दूसरे भी ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, तो इतने अच्छे लोग हैं आपके पास, तो आपके देश में साइबर अटैक्स क्यों हो रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा नाम लेते हुए भी, लेकिन सब चलता है। एनीवे, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स। जितना मैं ये जानता हूँ और कंपेयर करता हूँ तो बहुत दुख होता है। एनीवे, एमसीक्यू के ऊपर फोकस करते हैं। तो ये जो एमसीक्यू मैंने आपको पूछा था इसका आंसर है कनाडा, और नया एक है जो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर हैं ली जियांग लुंग, उन्होंने एक हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में उनका नाम लेते हुए कहा कि उनके बाद पॉलिटिकल सत्यनिष्ठता जो है वो काफ़ी ड्रॉप हुई है। तो वो कौन प्राइम मिनिस्टर थे बताइए। एंड ये जो कल प्रश्न पूछा था उसको फिर से रिपीट किया है मैंने यहाँ पर, तो अब आपके पास लगभग 48 आवर्स का टाइम तो हो चुका है, राइट। कल मैंने पूछा था, आज का वक्त मिला ले, तो टेक योर टाइम, बट आई वॉन्ट दिस आंसर के यूएन को अपग्रेड होने की ज़रूरत क्यों है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताइए। शेयर दिस लेक्चर विद अदर पीपल and don't forget to subscribe, hit the like button and send your review in the comment section। बताइए कि आपको ये वीडियो genuinely पसंद आ रहा है, तो do let me know, तभी मुझे पता चलेगा। बहुत सारे लोग जो हैं वो वीडियो देख लेते हैं लेकिन उनकी किसी प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती है। दिस इज़ नॉट फेयर, isn't it? I'm not asking for a fee, I'm not asking for anything else। एटलीस्ट अपना रिव्यू तो हमें दे सकते हैं ताकि हम खुद इसको इम्प्रूव कर सकें, isn't it? सोचिएगा इसके बारे में। Stay curious। जय हिंद।